Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Soni. I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shukuhabad. And today we are here to complete our book, India, People and Economy. We have already completed 11 chapters and we are on to chapter number 12. Eh, Even in the 12th chapter, we have completed 3 parts of this video, and today would be the part 4 and the final part of this chapter. We would be done with this whole book, and after that we will be starting with the fundamentals of human geography. And if you have any doubts, any queries, you can go through it. The playlist will always be there on my YouTube channel. If you wish to watch it someday later, sometime later, you can watch this. After completing human geography, we would also be bringing a small revision series for this book, so which will be like 2 classes each for every chapter, and it will be done in 24 classes. So moving on, so let us start. सबसे पहले तो in the yesterday's class what we were studying, we studied about rural urban migration के बारे में हमने देखा था कि किस तरह से people from rural areas leave their places and go to urban areas for the search of work, job opportunities, education, जो कुछ भी जहाँ से better अपनी जगह से मिले, they moved out. नेक्स्ट वी स्टडी कि जब ये लोग चले जाते हैं अर्बन एरियाज में, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं स्लम्स का प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स, जहाँ पे बहुत कंजस्टेड होता है, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है. सो वैसे ही इसी में एक केस स्टडी, एक एग्जाम्पल है इंडिया एशिया की लार्जेस्ट स्लम इंडिया में है जिसका नाम है धारावी. तो उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है. लेट अस स्टडी दैट. बसेज merely skirt the periphery. Auto rickshaws cannot go there. Dharavi is a part of the central Bombay where 3-wheelers are banned. तो ये बोल रहे हैं कि बसेस यहाँ पे जनरली आपको दिखेंगी नहीं, बहुत कम इनकी बाउंड्री पे दिखती है. ऑटो रिक्शाज यहाँ जा नहीं सकते हैं. तो धारावी मुंबई, सेंट्रल मुंबई का वो हिस्सा है जहाँ पे ऑटो रिक्शाज यानी कि 3-wheelers बैंड है. Only one main road traverses the slum, the miscalled 90-foot road. तो सिर्फ एक रोड इस ट्रैवर्स यानी कि यहाँ से गुजरती है, मेन रोड जिसको बोलते हैं, जिसको मिसकॉल्ड यानी कि जिसको गलत तरीके से 90 फीट रोड बोला जाता है. मतलब क्या है, मतलब गलत तरीके से इन द सेंस कि ये रोड 90 फीट एक्चुअली है नहीं, बस इसका नाम है 90 फीट रोड, which has been reduced to less than half of that for most of its length. वो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट्स लेंथ हो गई है, बिकॉज क्या हुआ है, लोगों ने घर वर बना लिए, अपना सामान बाहर रख देते हैं. सो इट्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट्स लेंथ नाउ. सम ऑफ द साइड एलीज एंड लेन्स आर सो नैरो दैट नॉट इवन अ बाइसाइकिल कैन पास. तो बोल रहे हैं कि कुछ कुछ जो रैलीज, जो रोड्स होती है, साइड रोड, जो गलियाँ होती हैं, वो इतनी पतली हैं कि साइकिल भी यहाँ से नहीं निकल पाती है. द होल पूरे नेबरहुड में टेम्पररी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं. 2 और 3 स्टोरी हाई विद रस्टी आयरन स्टेयरकेस हैं. अगर 2 या 3 स्टोरी बिल्डिंग है तो आयरन मतलब लोहे की स्टेयरकेस हैं, जंग मंग लगी हुई है इन सब पे. वेरा सिंगल रूम इज रेंटेड बाय अ होल फैमिली, जहाँ पे एक कमरे में पूरी फैमिली रहती है. समटाइम्स अकोमोडेटिंग 12 और मोर पीपल, और कभी कभार एक कमरे में 12 से ज़्यादा लोग भी रहते हैं. It is a kind of tropical version of industrial dwelling of Victorian London's East End. तो आप मान लो कि जो विक्टोरियाज लंदन का ईस्ट एंड में जितने लोग गरीब, पुअर, पॉवर्टी जैसे वहाँ रहते हैं, उसी का एक ट्रॉपिकल वर्जन है, यानी कि ट्रॉपिकल एरिया में उसका वर्जन इज धारावी. But Dharavi is a keeper of more somber secrets than the revulsion it inspires in the rich. धारावी में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. A revulsion moreover that is in direct proportion to the role it serves in the creation of the wealth of Bombay. तो बेसिकली धारावी के लोगों ने का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है बॉम्बे की वेल्थ को क्रिएट करने में. बॉम्बे वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी इन योर कंट्री. इसकी वेल्थ के पीछे, इसकी वेल्थ को क्रिएट करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न, सबसे ज़्यादा डायरेक्ट जो कंट्रीब्यूशन किया है वो यहाँ के लोगों ने किया है. In this place of shadowless, treeless sunlight, uncollected garbage, shadowless जगह, सनलाइट नहीं पहुंचती है, ट्री नहीं है, गार्बेज कलेक्ट नहीं होता है, गंदे पानी के पूल्स बने हुए हैं, जहाँ पे सिर्फ नॉन ह्यूमन क्रिएचर्स आर दी शाइनिंग ब्लैक क्रोज. यहाँ पे सिर्फ क्रोज मिलेंगे आपको, रैट्स मिलेंगे. सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वैल्यूएबल यूजफुल आर्टिकल्स आर मेड. यहाँ पे इंडिया के कुछ बहुत ही ज़रूरी, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और ब्यूटीफुल चीज़ें, क्राफ्ट वगैरह बनाया जाता है.
फ्रॉम धारावी कम डेलिकेट सेरामिक्स एंड पॉटरी, यहाँ से सेरामिक्स बन के आते हैं, पॉटरी बन के आती है, एम्ब्रॉयडरी जरी का वर्क जो होता है वो यहाँ से आता है, सोफेस्टिकेटेड लेदर गुड्स यहाँ पे बनते हैं, हाई फैशन गारमेंट्स यहाँ पे बनते हैं, फाइनली मेटल वर्क की सामान आपको यहाँ पे मिलेगा, डेलिकेट ज्वेलरी यहाँ पे मिलती है, वुड कार्विंग्स मिलती हैं, फर्नीचर मिलता है जो कि बड़े से बड़े घरों में जाता है, बट दे डोंट हैव अ गुड हाउस टू लिव। Dharavi was an arm of the sea that was filled by waste. Dharavi एकदम sea के side में जहाँ पे एकदम waste से भरी हुई है, largely produced by people who have come to live there. Generally वही लोग जो यहाँ पे रहते हैं, scheduled caste and poor Muslims. It comprises rambling buildings of corrugated metal जो पुराना metal टीन वगैरह होता है उसकी buildings, उसके घर बनते हैं, 20 meter high in places used for treatment of hides, tanning वगैरह के लिए यूज़ करते हैं. There are pleasant paths but rotting garbage is everywhere. कुछ अच्छी जगहें भी हैं but generally garbage गंदगी आपको हर जगह देखने को मिलेगी. This is the sad truth about Dharavi. ऊपर एक चीज़ और लिखी हुई है, there is just one toilet for 1440 people in Dharavi, which is a very very sad reality of our country. डायरिया जो है यहाँ पे ज़्यादातर लाइक डेथ्स का कारण, बच्चों की डेथ का कारण इज डायरिया. सो वी स्टार्टेड अ क्लास विद अ वेरी सैड न्यूज़. चलो लेट्स मूव ऑन. ये चैप्टर ही काफ़ी सैडनिंग है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया, बट लेट अस मूव ऑन. लैंड डिग्रेडेशन. The pressure on agricultural land increases not only due to limited availability but also by deterioration of quality of agricultural land. ये बोल रहे जो प्रेशर है एग्रीकल्चर लैंड पे, इट इंक्रीजेज नॉट ओनली क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी कम है, बट क्योंकि जो लैंड की क्वालिटी है वो पहले से ख़राब हो गई है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो लैंड की क्वालिटी, लैंड जो आपको आज कम मिल रहा है वो सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि लैंड कम है, बट इसलिए मिल रहा है जो एग्जिस्टिंग लैंड है वो भी पहले जो क्वालिटी प्रोड्यूस करता था वो सेम क्वालिटी अब प्रोड्यूस नहीं करता है. For example, if on a piece of land earlier you were able to grow 10 kgs of wheat, आज की डेट में you are only able to grow 8 kgs of wheat because जो fertility है वो पहले से खराब हो गई. Soil erosion, waterlogging, salination and alkalinization of land lead to land degradation. तो अभी क्या बोल रहे हैं? सॉइल इरोजन सबको पता है, सॉइल के ऊपर अपर लेयर जो ह्यूमस की लेयर होती है वो हट जाती है, उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं. वाटर लॉगिंग यानी कि अगर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उससे वाटर नहीं पे जमा हो जाता है, उसको हम कहते हैं वाटर लॉगिंग. जब ये पानी इकट्ठा हुआ उड़ जाता है, पीछे सिर्फ सॉल्ट बच जाता है तो वो सॉइल में मिल जाता है, जिसको हम सैलिनेशन कहते हैं. और जब ये सॉल्ट की वजह से जो मिट्टी का पीएच क्या होता है, आपने उसमें पढ़ा होगा साइंस में, जो पीएच वैल्यू है वो खराब हो जाती है, बेसिक हो जाती है, उसको हम अल्कनाइजेशन कह देते हैं. सो लीड टू, इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है. व्हाट हैपेंस इफ लैंड इज कंसिस्टेंटली यूज्ड विदाउट मैनेजिंग इट्स फर्टिलिटी. और ये जनरली तब होता है जब आप लैंड को कंसिस्टेंटली यानी कि एक के बाद एक यूज़ करते जा रहे हो और उसकी फर्टिलिटी को आप दोबारा से रिस्टोर नहीं कर रहे हो. लैंड इज डिग्रेडेड एंड प्रोडक्टिविटी डिक्लाइंस. लैंड डिग्रेड हो जाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी यानी कि जैसा उसमें से जितनी क्वांटिटी पहले प्रोड्यूस हो पा रही थी अब सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाती है. लैंड डिग्रेडेशन इज जनरली अंडरस्टूड ईदर एज अ टेम्पररी और अ परमानेंट डिक्लाइन इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लैंड. तो लैंड डिग्रेडेशन को जनरली ऐसे अंडरस्टूड किया जाता है कि एक टेम्पररी या फिर परमानेंट डिक्लाइन हो जाता है लैंड की प्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी कि परमानेंटली अब कभी भी ज़मीन में 10 किलो चावल दोबारा उग नहीं पाएंगे अगर एक बार जो लैंड है वो डिग्रेड हो गया तो ऑल डिग्रेडेड लैंड में नॉट बी वेस्ट. लैंड ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लैंड पहले से डिग्रेड हो गए हैं वो वेस्ट हो गए हों, बट अगर आप उनकी डिग्रेडेशन प्रोसेस को चेक नहीं करोगे, देखोगे नहीं कि ये डिग्रेड होना शुरू हो गए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या है, तो इससे ज़रूर वो लैंड एक समय के बाद वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो मतलब आपके पास एक छोटी सी विंडो होती है जिसमें आप अभी भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो. अगर पहले आपको ऐसा आपको लगना शुरू हो गया, आपने चेक कर लिया है कि आपकी लैंड की क्वालिटी खराब हो रही है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, अगर आप तब भी संभल जाते हो एंड यू स्टार्ट मैनेजिंग योर लैंड, तो भी हो सकता है कि बाय द एंड आपकी लैंड की जो क्वालिटी है वो बच जाए.
देर आर टू प्रोसेसेस दैट इंड्यूस लैंड डिग्रेडेशन, दो प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है. दीज आर नेचुरल एंड क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, ये नेचुरल प्रोसेसेस हैं, ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रिएट किए गए हैं. नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जिसको हम NRSC बोलते हैं, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैज क्लासिफाइड वेस्टलैंड्स बाय यूजिंग रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स. इन्होंने रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स यूज करी हैं जिससे ये बताते हैं कि कौन सी जो ज़मीन है वो आपकी खराब हो गई है, वेस्टलैंड टर्न हो गई है, जिसकी क्वालिटी अब वैसी नहीं रही है, अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस दैट हैव क्रिएटेड देम. There are the few types of wastelands such as gullied ravines, अलग अलग type of wastelands होते हैं जैसे कि gullied wastelands, ravinous wastelands, desertic और coastal sands, barren rocky areas, steep sloping land, glacial areas which are primarily caused by natural agents. सबको समझते हैं, ये हमने क्लास 11th में पढ़ा है. और लेट अस अंडरस्टैंड. गलीज क्या होती हैं? जब मिट्टी की लेयर थी, पानी उसके अंदर से घुस जाता है, अंदर से घुस जाता है, तो गलीज और रिल्स बन जाती हैं. तो इसकी वजह से जो मिट्टी होती है वो काफ़ी वीक हो जाती है और गली इरोजन हो जाता है. इसको हम रेवाइंस भी बोलते हैं, सेम ही चीज़ है. डेजर्टिक यानी कि डेजर्ट जैसे रेतीला हो जाता है, एक्सेस ऑफ बार बार पानी आता जाता है, उसकी वजह से जो सॉइल होती है, जैसे आपने देखा होगा बीचेस के अराउंड, वहाँ पे खेती नहीं हो सकती है, तो वो डेजर्टिक सॉइल हो गई है. कोस्टल एरियाज के पास होती है तो उसको बीचेस बोल देते हैं, और अगर कोस्टल एरियाज नहीं होते हैं तो उसको वहाँ पे डेजर्ट बोल देते हैं. बैरन रॉकी एरियाज यानी कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर हो, बैरन यहाँ बंजर जमीन, यहाँ पे कुछ खेती नहीं हो सकती है. स्टीप स्लोपिंग अब क्या है ना, कोई एरिया ऐसे होगा तो धीरे धीरे पानी नीचे आता है तो इतनी ज़्यादा हार्म नहीं होते, बट कोई एरिया ऐसे होता है तो पानी झड़क से नीचे आता है, अगर आप इसमें कुछ भी ग्रो करोगे तो वो पानी के साथ खिसकता चला आएगा, नीचे आ जाएगा. जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो वहाँ पे स्टे नहीं करती है, रुकती नहीं है, इसीलिए ये एरियाज भी वेस्टलैंड होते हैं. ग्लेशियल एरियाज, बर्फ में तो कुछ उग ही नहीं सकता है, तो ग्लेशियल एरियाज ऑटोमेटिकली बिकम योर वेस्ट एरिया. अदर टाइप्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स हैं जैसे कि वाटरलॉग्ड और मार्शी एरियाज. वाटरलॉग्ड यानी कि पानी जमा रह गया, मार्शी एरियाज यानी कि जो दलदल के इलाके होते हैं वो भी आपके. लैंड affected by salinity and alkalinity and land with or without scrub which have largely been caused by natural as well as human factors. तो वाटर लॉगिंग की वजह से, मार्शी एरियाज की वजह से, सैलिनिटी नमक की वजह से, अल्कलाइन यानी कि पीएच वैल्यू चेंज होने की वजह से, जब आप लैंड में स्क्रबिंग यानी कि जो ऊपर की जो अंदर नीचे की मिट्टी ऊपर लाना, ऊपर की मिट्टी इसको जो जोते हो खेत को, अगर वो नहीं करोगे, सो जिसकी ये कुछ नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सॉइल या फिर लैंड डिग्रेड होता है. There are some other types of wastelands such as degraded shifting cultivation area. और भी अलग अलग तरीके के wasteland हैं जैसे कि degraded shifting cultivators areas, यानी कि आपने एक जगह पे इतनी खेती कर दी कि वहाँ पे खत्म हो गया, आप आगे जगह पे मूव कर गए, तो जो पीछे वाला लैंड था वो क्या हो गया, आपने उसको छोड़ दिया, वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन की वजह से डिग्रेड हो जाएगा. प्लांटेशन क्रॉप्स की वजह से बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन होती है, जैसे आप इंडिगो उगाते हो तो सॉइल ख़राब हो जाती है, तो प्लांटेशन क्रॉप्स की वजह से डिग्रेडेशन होती है. फॉरेस्ट वगैरह डिग्रेड हो जाते हैं. पास्चर यानी कि आप अपने गाय भैंस को कहीं चराने के लिए जाते हो तो वो सॉइल की अपर लेयर को भी खा जाते हैं कभी कभार, जिसकी वजह से भी जो पास्चर लैंड है वो आपका ख़राब हो जाता है. माइनिंग और इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंड्स होते हैं, ये सारे ह्यूमन एक्शन की वजह से क्रिएट होते हैं. नाउ ये हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पढ़ते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. सो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न मोस्ट एग्रो क्लाइमेट जोन इन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में है. एक चीज़ आपको समझनी होगी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ST कम्युनिटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री में मध्य प्रदेश में है. आपसे अगर कोई जनरली पूछेगा तो आपको हमेशा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दिमाग में आती है, बट इट्स नॉट ट्रू. मध्य प्रदेश इज द स्टेट जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं. Jhabua district is located in the westernmost agroclimatic zone of Madhya Pradesh. Agroclimatic zone westernmost में एकदम west में झाबुआ district है. It is in fact one of the 5 most backward districts in the country. हमारी कंट्री के 5 सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट आती है. It is characterized by high concentration of tribal population. यहाँ पे हाई, मैंने पहले बताया, यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है, तो इधर भी आपको हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन मिलेगी. मेनली जो भील कम्युनिटी है वो यहाँ पे मिलती है. द पीपल सफर ड्यू टू पॉवर्टी विच हैज़ बीन एसिजुएटेड बाय द हाई रेट ऑफ रिसोर्स डिग्रेडेशन. जो यहाँ के लोग हैं
वो पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, विच हैज़ बीन असेंचुएटेड बाय द हाई रेट ऑफ रिसोर्स डिग्रेडेशन। जो एक तो यहाँ पे गरीबी है, ऊपर से जो रिसोर्स है उसकी क्वालिटी ख़राब होती जा रही है। तो असेंचुएट यानी कि सोने पे सुहागा टाइप्स हो गया है कि गरीबी तो थी, उसके साथ साथ अब लैंड भी डिग्रेड होता जा रहा है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। बोथ फॉरेस्ट एंड लैंड, दोनों ही चीज़ें, फॉरेस्ट और लैंड दोनों ही चीज़ों का जो, दोनों ही चीज़ें रिसोर्सेज हैं, दोनों ही चीज़ों की क्वालिटी ख़राब हो रही है। द वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, याद है हमने पढ़ा था वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, फंडेड बाय बोथ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो सरकार की है वो इसको फंड करती है। वो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया गया, जिसकी वजह से विच हैज़ गॉन अ लॉन्ग वे इन प्रिवेंटिंग लॉन्ग लैंड डिग्रेडेशन, और इसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव हुई है। वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम एक्नॉलेज द लिंकेज बिटवीन लैंड्स, वाटर एंड वेजिटेशन एंड अटेम्प्ट्स टू इंप्रूव लाइवलीहुड्स ऑफ पीपल थ्रू नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ये जो WMP है यानी कि आपका वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, ये ज़मीन को, पानी को, वेजिटेशन, लैंड्स को जहाँ पे खेती होती है, इनको कनेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि हर जगह तक पानी पहुँच पाए, नेचुरल रिसोर्स की मैनेजमेंट हो पाए। इन द पास्ट 5 years, पिछले कुछ 5 सालों में, द प्रोग्राम फंडेड जो था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अलोन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अकेले ही इसको फंड कर रही थी। इन्होंने 20% जो टोटल एरिया है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पे पानी डाल दिया। द पेटला वार्ड ब्लॉक ऑफ झाबुआ, एक ब्लॉक, एक एरिया होगा, पेटला वार्ड ब्लॉक इन झाबुआ इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न मोस्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट के एकदम नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में है, और एक इंटरेस्टिंग और सक्सेसफुल केस ऑफ गवर्नमेंट NGO पार्टनरशिप, यहाँ पे गवर्नमेंट और एक NGO ने पार्टनरशिप करी है, और जिसको हम कम्युनिटी पार्टनरशिप भी बोलते हैं, यहाँ के वाटरशेड मैनेजमेंट को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए। जो पेटवा लैंड ब्लॉक में भील्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सैटरुंडी हैमलेट ऑफ कारावट विलेज, through their own efforts have revitalized large parts of common property resources, यानी कि जो लोकल यहाँ पे भील्स रहते हैं, जो ट्राइबल भील्स रहते हैं, इन्होंने ही खुद ही गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपने एरिया को पहले से बेहतर कर दिया है, अपने खुद के एफर्ट से कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज को रिवाइटलाइज किया है, यानी कि यहाँ पे वाइटामिन, यहाँ को इसको बेटर किया है, पहले से एक एनर्जी प्रोवाइड करी है। ईच हाउस होल्ड प्लांटेड एंड मेंटेन 1 ट्री ऑन दी कॉमन प्रॉपर्टी, हर घर ने एक एक ट्री, जो कॉमन प्रॉपर्टी थी यहाँ पे सबने, हर घर ने एक एक प्लांट लगाया है। दे हैव ऑल्सो प्लांटेड फॉडर ग्रास, ग्रास वगैरह लगाई है पास्चर जमीन पे, एंड अडॉप्टेड सोशल फेंसिंग ऑफ दीज लैंड्स फॉर एटलीस्ट 2 years, सोशल फेंसिंग करी है कम से कम 2 साल के लिए, ताकि यहाँ पे सब कुछ ग्रो हो जाए। इवन आफ्टर दैट दे से दे वुड बी नो ओपन ग्रेजिंग ऑन दीज लैंड, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि ओपन ग्रेजिंग कोई नहीं करेगा, बट स्टॉल फीडिंग ऑफ कैटल होगी, छोटे छोटे ग्रुप में होगी, आप जिस नंबर के वाइज, एंड दे आर दस कॉन्फिडेंट दैट द पास्चर दे हैव डेवलप्ड विल सस्टेन देयर कैटल इन फ्यूचर, और इसलिए वो श्योर है कि जो उन्होंने पास्चर लैंड डेवलप किया है वो उनके आगे आने जनरेशन को सस्टेन कर पाएगा। An interesting aspect of this experience is that before the community embarked upon the process of management of the pasture, there was encroachment on this land by a villager from an adjoining village. एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई, अब दैट कम्युनिटी embarked upon the process of management, ये इसको मैनेज कर रहे थे, एक इंक्रोचमेंट हुआ, एक अटैक हुआ साथ के विलेजर्स से, इनके एडजॉइनिंग विलेज से यहाँ पे अटैक किया गया। The villagers called the तहसीलदार to ascertain the rights of the common land, villagers ने तहसीलदार को बुलाया ये बताने के लिए कि कॉमन लैंड के राइट्स किसको मिलेंगे, जो वहाँ के लोकल्स हैं उन्हीं को होंगे, आप कहीं से भी आके कॉमन लैंड को एक्सेस तो ना कर सकते हो। The ensuing conflict was tackled by the villagers by offering to make the defaulter encroaching on the CPR a member of their user group and sharing the benefits of greening the common land, और इसका सोल्यूशन ये निकला कि जो इंक्रोचर आया था, जो बीच में घुस गया था, उसके साथ लोगों ने संधि कर ली कि भैया तुम भी हमारे पार्ट बन जाओ और हम भी यूज़ करेंगे, तुम भी यूज़ कर लो। शेयरिंग, अपने जो बेनिफिट्स हैं वो उन लोगों ने शेयर किए इसके साथ, कॉमन प्रॉपर्टी लैंड को, जो कॉमन लैंड होता है इसको उन्होंने शेयर किया उस आदमी के साथ। सो दिस वॉज अबाउट योर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। आपसे पूछा जा सकता है लैंड डिग्रेडेशन से कोई आपको, ये केस स्टडीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। रिटन MCQs वाले पेपर में तो आने का चांसेस कम ही है, बट इट कैन श्योरली कम इन योर रिटन एग्जामिनेशन, और दिस चैप्टर ऑल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर नेक्स्ट टर्म, सो प्रॉब्ली ये केस स्टडीज़ आपको तब के लिए याद करनी पड़ेगी। So congratulations, we are done with this book, and from the upcoming classes we will be starting with
the another book, that is your Fundamentals of Human Geography. If you have any doubts, any problems, please feel free to ask in the comment section, or you can join my Telegram group, Progress with Prachi. And that's it. Thank you so very much for coming and watching this video. Have a nice day.